हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक मैंने यही रखा है कि परिभाषाएं कैसे याद करें, है ना। परिभाषाएं याद करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं तो परिभाषाएं याद नहीं होती हैं, है ना। बहुत कठिन लैंग्वेज में परिभाषाएं आपकी बुक्स में दी होती हैं और कोई याद नहीं होती, रटनी पड़ती हैं, तो उसको हम भूल जाते हैं। तो हमें परिभाषाएं क्या है, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम समझ के परिभाषा याद करेंगे तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जो जो आपके सिलेबस में परिभाषाएं हैं मैं वो ही सब बताने वाली हूँ जो आपके एनुअल एग्जाम्स में आने वाली हैं। उसका बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो देखिए आपके सभी के सिलेबस में पदबंध है ना, पद परिचय है, वाक्य। पहले हम लोग वाक्य की परिभाषा देखेंगे क्योंकि वाक्य सभी से रिलेटेड है ना। वाक्य मैं बताऊंगी तो पहले वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य क्या होता है, बस देखिए वाक्य बहुत इजी परिभाषा है। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब देखिए शब्दों का समूह होता है। वाक्य क्या है, जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं, है ना, कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, एक सार्थक वाक्य है, यानी कि इसका कोई सेंस निकल रहा है। तो ऐसे शब्दों का समूह जिसका कोई मीनिंग निकले, है ना, निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए, सार्थक शब्द यानी कि अर्थ सहित होना चाहिए जिसका कोई मीनिंग निकले। तो यही है, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब देखिए जैसे सूरज चमकता है ना, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है हमें, सूरज चमकता है भाई, आसमान में सूरज चमकता है। अब इसमें भी दो अंग होते हैं वाक्य के, ये सब आप पढ़े हुए, ये सब मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य हो गया, और जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। जैसे सूरज यहाँ पे उद्देश्य है और चमकता है विधेय है। ठीक है, तो ये वाक्य है। और वाक्य में भी कई सारे तरह के वाक्य होते हैं, वो हम ऑलरेडी इसके लिए अलग वीडियो बनी हुई है, आप उसमें वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आज परिभाषाएं बता रही हूँ, याद करने का आसान तरीका। ठीक है, अब देखिए पदबंध। पदबंध के लिए पहले यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। देखिए वाक्य यानी कि वाक्य यानी सार्थक शब्दों का समूह होगा। ठीक है, अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी राजा थे। पानी में नाव डूबती चली जा रही है, राज्य मेहनत करने वाला वह परीक्षा में प्रथम आया है, बगीचे में लाल फूल आज ही खिला है, वे लोग धीरे धीरे बात करते हुए चले जा रहे थे। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य हैं। अब देखिए पहले तो समझिए पदबंध के लिए पद क्या होता है ना। पद शब्द तो आप समझ गए, है ना, शब्द सार्थक शब्द होने चाहिए। अब शब्दों को ही जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पद बन जाते हैं। ठीक है, यही अंतर है, शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो वो पद बन जाते हैं। ठीक है, अब यही हम करेंगे। अब पद तो आप समझ गए, है ना। अब कई, ये क्या है यहाँ पर, यानी कि ये सारे पद हैं, अयोध्या, राजा, दशरथ, ये सब क्या है, पद हैं। अब कई पदों से बने हुए, यहीं पे क्या लिखा है परिभाषा, कई पदों से बने हुए वाक्यांश को, अब ये पूरे एक वाक्यांश है, फ्रेज है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अयोध्या के राजा दशरथ, है ना, ये क्या है, कई पदों से बना हुआ है और एक वाक्यांश है ना। अब एक ही पद का काम करता है, जो एक ही पद का काम कर रहा है वह पदबंध उसे कहते हैं। ठीक है, अब एक ही पद का काम करे, यानी कि देखिए यहाँ पर ये जो है अयोध्या के राजा दशरथ, ये सब किस पद की ओर इशारा कर रहे हैं, संज्ञा को बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया, संज्ञा पदबंध। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे हर तरह का उदाहरण दिया है, इसके प्रकार भी बताए हैं, 5 प्रकार। तो ये संज्ञा पदबंध हो गया, जो संज्ञा का काम करे, सारे पद मिलकर संज्ञा का काम करे, संज्ञा पदबंध हो गया। फिर ये देखिए पानी में नाव डूबती चली जा रही है, डूबती चली जा रही है, ये सब हमें क्रिया बता रहे हैं, तो ये क्रिया पदबंध हो गया। रात दिन मेहनत करने वाला वह सर्वनाम है ना, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध हो गया। बगीचे में लगा लाल फूल विशेषण है, तो ये क्या हो गया, विशेषण पदबंध हो गया, है ना। चौथा, वे लोग धीरे धीरे बात करते हुए चले जा रहे थे, ये क्या है, क्रिया विशेषण, धीरे धीरे बात करते, कैसे बात कर रहे हैं, धीरे धीरे, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध। इस तरह से 5 प्रकार भी हो गए पदबंध के, और हमारी परिभाषा बहुत इजी परिभाषा बन गई कि कई पदों से मिले हुए बने हुए वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करते हैं पदबंध कहते हैं। हो गई ना इजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पद परिचय। अब देखिए पद तो समझ ही गए आप लोग, पद क्या है कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं। अब पदों का ही जब हम व्याकरण की दृष्टि से परिचय देते हैं तो इसे ही हम क्या कहेंगे, जैसे हम सबका एक परिचय होता है ना, हम लोग का परिचय हम लोग अपना देते हैं, जैसे अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, स्कूल का नाम, है ना, क्लास का नाम, और जो भी आपका एड्रेस वगैरह जो होता है वो सारा क्या है, परिचय है। इसीलिए पदों का भी परिचय होता है ना। पदों का
तो वाक्य में आए पदों का या पदों का ऐसे लिख सकते हैं, व्याकरणिक परिचय देने को पद परिचय कहते हैं। अब व्याकरण की दृष्टि से जब हम पदों का परिचय देते हैं तो उसे पद परिचय कहते हैं। अब परिचय में क्या क्या बताया जाता है, पहले तो हम अंडरलाइन कर देते हैं। आपको मैम एग्जाम्स में क्या आएगा, एक सेंटेंस आएगा, उसको अंडरलाइन किया होगा और उसमें पूछा जाएगा ये कौन सा पद है, उसके पदों के बारे में पूरा बताना होता है। अब पदे हम कौन कौन से बताते हैं, संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रिया पद, क्रिया विशेषण पद, है ना, संख्या जो संबंध बोधक पद, या बहुत सारे पद होते हैं जितने आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब ये व्याकरणिक परिचय हमें देना है। जैसे कि हमें पहले तो कुछ हम पदों का एक तो हम पहले से पहचान लेते हैं कि ये परिचय है, भाई ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है। अब संज्ञा में भी हमें बताना पड़ता है कौन सी संज्ञा है, कारक कौन सा है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है। तो ये सारा परिचय कहलाता है व्याकरणिक परिचय, और ये पद परिचय में आता है। तब देखिए, जैसे एक ही एग्जाम्पल में दिया हुआ है, वैसे आपको एक ही अंडरलाइन करके मिलेगा। मैं यहाँ पे एक ही में सारा एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, ताजमहल एक सुंदर इमारत है। अब ताजमहल क्या है, ताजमहल क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। तो ये हमें आपका वो देना पड़ेगा इसका परिचय। एक क्या है, संख्यावाचक विशेषण है और इमारत विशेष्य है और इसमें एक वचन है। फिर सुंदर क्या है, सुंदर तो आप समझ गए, गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है और इमारत विशेष्य का विशेषण है। इमारत क्या है, अब इमारत कोई भी हो सकती है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ठीक है क्या है भी क्रिया है, सहायक क्रिया है, वर्तमान काल में कही जा रही बात और कर्तवाच्य है। तो ये जो हो गई आपके पद परिचय। इसके अलावा हमारा अव्यय विकारी शब्द है, वाच्य है, ये सारी परिभाषाएं भी देखते हैं। तो चलिए कुछ और परिभाषाएं देखते हैं। पहले क्रिया देखते हैं। आप सोच रहे होंगे क्रिया तो एक आसान सी परिभाषा है, पर क्रिया देखिए बेस है। जो भी अब परिभाषा मैं बताऊंगी उसमें सबसे पहले क्रिया के बारे में ही आएगा, इसलिए हम लोग क्रिया की परिभाषा जान लेते हैं। पहले एग्जाम्पल्स ध्यान रखेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ क्या है, इसमें क्रिया है ना। वह कल आगरा घूमने जाएगा, तो घूमने जाएगा आपको पता है इसमें क्रिया है। तो घूमने जाएगा, ये कैसे, इनसे क्या पता लगा, इन शब्दों से हमें किसी काम के होने का पता लगा, चाहे वो काम खुद से हो रहा है, चाहे वो काम कोई कर रहा है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा, मतलब जो भी है, पढ़ रहा हूँ, मैं करूंगा ये काम, या वह कल घूमने जाएगा, ये काम हो रहा है। तो परिभाषा क्या बनी हमारी, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का पता चलता है या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे करना, गाना, लिखना, पढ़ना, जाना, कोई भी सारी जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब क्या है, क्रिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट परिभाषा देखिए, वाच्य। वाच्य जो है क्रिया पर ही बेस है, इससे पहले क्रिया की परिभाषा बताना जरूरी था। अब देखिए वाच्य क्या है, यदि आपको क्रिया पता है तभी आप वाच्य बता पाएंगे। देखिए इसमें हम कुछ पर एग्जाम्पल्स ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। देखिए परिभाषा बनाने का ये बहुत ही एक आसान तरीका है कि थोड़ा सा एग्जाम्पल को हम अपने दिमाग में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम परिभाषा बना देंगे, तो इससे बहुत इजी रहती है परिभाषा बनाना। देखिए रेखा किताब पढ़ती है, या आप अपनी लैंग्वेज में बना लीजिए, मैं किताब पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा किताब पढ़ी जाती है, या मुझसे किताब पढ़ी नहीं जाती है, ये बना लीजिए। इसके प्रकार भी पता लग गए, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और हमारी परिभाषा भी बन गई है ना। अपने ऊपर एग्जाम्पल रख के आप देख लीजिएगा। और देखिए क्या है, क्रिया के जिस रूप से, अब यही परिभाषा है, क्रिया देख रहे हैं हम, पढ़ती है, किताब पढ़ी जाती है, ये क्रिया देख रहे हैं ना। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया को चलाने वाला, वाक्य में क्रिया को कौन चला रहा है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, यही हमारी परिभाषा बन गई। ठीक है, कि वाक्य में क्रिया को चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अव्यय या विकारी शब्द। ये भी थोड़ी कठिन परिभाषा है, आप लोग समझ नहीं पाते हैं अव्यय या विकारी शब्द में क्या है। अब इसके भी पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, देखिए वे यहाँ रहते हैं, सुलेखा धीरे धीरे बोल रही है, घर के बाहर मत आना, अमन और सोहन मित्र हैं, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, उसने ही रवि को मारा। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इन सेंटेंसेस में यहाँ शब्द है, धीरे धीरे शब्द है, के बाहर शब्द है, और है, वह है, ही शब्द है। इन शब्दों में यदि हम कुछ भी परिवर्तन करें, उसके वचन में, लिंग में, काल में कहीं भी परिवर्तन कहें, तो इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता है ना। ठीक है, तो जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, एडवर्ब है, आपका कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, और आपका इंटरजेक्शन है ना, और आपका
ये सारी चीजें हैं, ये सारी जो है वर्ड्स हैं वो होते हैं जो आपकी डेफिनेशंस होती हैं। इनमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है इन सब चीजों में। चाहे आपका देखिए संज्ञा में आप परिवर्तन आ जाएगा तो ये क्या होगा, जिसमें परिवर्तन आ जाता है लिंग वचन कर्म का वो विकारी शब्द होते हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं आता है वो अविकारी शब्द होते हैं। वो यहाँ रहती है, वे सारे लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमारी यही परिभाषा है अब, है ना। जिन शब्दों में, अब देखिए यही परिभाषा बन गई, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक तथा काल के कारण, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक तथा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय या विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब अपने माइंड में आप याद रख लीजिएगा, ये क्रिया विशेषण वही एडवर्ब है, प्रीपोजिशंस है, और इनमें तो कोई चेंजेस आता नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो हमारा ये क्या है, इंटरजेक्शन है ना आपका, ये सारी चीजें कंजक्शन है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो हमारा वही क्या है, अविकारी शब्द है हिंदी में। जैसे अब मैंने आपको यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इन्हीं में से जो भी शब्द आप उठा के एग्जाम्पल दे दीजिए, और इसके लिए प्रकार पूछा जाए तो देखिए प्रकार भी लिखे हैं। पहला क्रिया विशेषण संबंध बोधक, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब, संबंध बोधक यानी प्रीपोजिशन या पोस्ट पोजिशन भी कह सकते हैं, समुच्चय बोधक यानी कि आपका ये है समुच्चय बोधक कंजक्शन हो गया, विस्मय आदि बोधक इंटरजेक्शन, और निपात ये आदि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वे यहाँ रहते हैं, सुलेखा धीरे धीरे बोल रही है, यहाँ और धीरे धीरे शब्द क्या है, ये क्रिया विशेषण है। फिर घर के बाहर, इसमें पहचान है घर के बाहर के साथ के, जब के लगा होता है तो वो होता है संबंध बोधक। और ये है अमन और सोहन, जब दो हम चीजों को जोड़ते हैं योजक शब्दों से तो वहां समुच्चय बोधक होता है। वहां तुमने तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये क्या है, विस्मय आदि बोधक है। और उसमें ही रवि कुमार किसी चीज पर हम जोड़ डाल के बोलते हैं तो वो निपात होता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने पूरे उसके प्रकार भी बता दिए और अव्यय अविकारी शब्द की परिभाषा भी बता दी है। अब एक और आता है अलंकार। देखिए अलंकार की यदि डिटेल वीडियो देखनी है तो वो मेरा अलग से वीडियो बनी हुई है, आप उसको पूरी डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ परिभाषा ही बताई है और प्रकार थोड़ा सा बताया है। देखिए अलंकार क्या होता है, अलंकृत करना, किसी चीज को सुंदरता किसी चीज की बढ़ाना। ठीक है, तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है अलंकार कहते हैं। ये बहुत इजी सी परिभाषा है कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अभी शब्दालंकार की पूछी जाए तो शब्दों की वजह से यदि सुंदरता बढ़ती है तो शब्दालंकार हो गया, और अर्थ की वजह से सुंदरता बढ़ती है तो वो अर्थालंकार हो गया। अब शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार वगैरह हैं, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण अलंकार हैं। इन सबकी डिटेल वीडियो बनी हुई है तो आप उसमें इसको डिटेल अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आज आपको बहुत सारी परिभाषाएं बनाने का तरीका बताया जो कि आपके सिलेबस में आती हैं और आपको बहुत कठिन लगती हैं, समझ में नहीं आती हैं। आई होप आपको अब परिभाषाएं लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो रटना बिल्कुल नहीं है, समझ के याद करना है, एग्जाम्पल्स को माइंड में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग परिभाषा बना देनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इसी तरह की मोर वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।